गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे NCERT 6 क्लास के अंतर्गत अध्याय तीसरा। अध्याय तीसरा है स्थल, रूप एवं जीवन। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में दैट मीन्स एसएससी हो, रेलवे हो या बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, इन सब एग्जामों में प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जब हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इससे संबंधित आप प्रश्न बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। या अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बहुत ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है, इसके बारे में डिटेल्स अन्य क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि अब विभिन्न एग्जामों में जीके जीएस में जो प्रश्न आ रहे हैं, फैक्ट्स खास करके कंसेप्ट बेसिस जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। अतः आप लोग 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और सोशल साइंस और साइंस, ये दो जितने भी चैप्टर हैं, दैट मीन सोशल साइंस और साइंस से संबंधित बुक, उसको तो ज़रूर पढ़ें, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और बातें आपको बता दें कि आप लोग हमारे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी पहुँचे कि आजकल जीएस में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट नया तैयारी करने के लिए आता है तो वो एक बुक जो है जीएस का कोई उठाता है और उसको पढ़ना चालू कर देता है, और वो बुक होता है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स का और वन लाइनर फैक्ट्स का। जबकि आजकल कंसेप्ट पूछा जा रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको बताइए कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 6 महीना 3 महीना एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। और पहला स्थल, रूप एवं जीवन, इसके बारे में हमें अथर्ववेद में के भूमि सूक्त में कुछ जानकारी मिलती है। यह बताया गया है, या कहें कि एक स्टेटमेंट की तरह यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान हूँ। यह अथर्ववेद के भूमि सूक्त में कहा गया है। तो यहाँ पर इतना भी इम्पोर्टेंट आप लोग कथन याद रखेंगे, हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट यूपीपीसीएस में पूछा जाता है ज़्यादातर। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान हूँ, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया है, ये याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ पूछे भी गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में किस तथ्य को खोजेंगे या क्या तथ्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है पहला कि स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है, ये जानेंगे इस चैप्टर में। और प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं, ये भी जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत।
तो पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ परिचय जान लेते हैं। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसे कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि दैट मीन्स लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप या लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे अन्वेषण करेंगे या आगे चर्चा करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर बताएं कि क्या क्या हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें पता लगाने के लिए कि कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थी समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको इस प्रकार की किस प्रकार की दृश्यभूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर दूरी पर दृश्यभूमि को कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारियों के साथ इनकी तुलना करें। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद संभवतः आप लोगों को लगता होगा अरे क्या लिख दिया है, लेकिन इसको जब हम समझाते हैं और इसको एक विचार की तरह आप समझिए। आप अगर जो कहीं भी बिहार के किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कि आरा या बक्सर में ही हैं, आरा और बक्सर से आप बिहार कि पटना की ओर चलें और पटना से आगे बढ़ें मोकामा की तरह, आप देखेंगे कि जो दृश्य भूमि है उसमें अंतर आपको दिखेगा। जैसे और भागलपुर की तरफ बढ़िएगा तो और ज़्यादा दृश्य भूमि में अंतर दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के आपको बताते हैं कि बक्सर से आप मान लीजिए ट्रेन से ही चढ़े तो ट्रेन के चारों ओर एक प्लेन देखेंगे। जैसे पटना से आगे बढ़ेंगे तो आप एक टाल क्षेत्र देखेंगे जहाँ की पानी जमा रहता है, खास करके बरसात के मौसम में दक्षिणी बिहार के साइड से। वहीं पर उससे जब आगे बढ़िएगा किऊल से, औरंगाबाद से आगे, तो आपको दिखेगा पर्वत की एक लंबी श्रृंखला दिखेगी और फिर जमालपुर पास करते हुए आप पर्वत के बीच से गुफा से जो है उससे आप आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे आप एक मैदानी भाग। तो यह स्टेटमेंट या ये पता लगाने के लिए यही कह रहा है कि आप जब 50-60 किलोमीटर दूर अपने आसपास देखते हैं तो आप किस प्रकार का भूदृश्य देखते हैं। इसको सोचने के लिए कहा जा रहा है, विचार करने के लिए कहा जा रहा है, पता लगाने के लिए कहा जा रहा है कि ये आप किस प्रकार अपने आसपास देखते हैं। यहाँ तक कि आप कुछ पौधों में अंतर भी देखेंगे, कुछ फसलों में अंतर भी देखेंगे जब इस रूट से बक्सर से आप भागलपुर की तरफ जाएंगे तो इस तरह ये विचार करने के लिए है और 6 क्लास के बच्चों को ये समझाने के लिए है कि आप जो भूदृश्य देखते हैं वो हर जगह एक जैसा नहीं है, उसमें अंतर है। आगे चलते हैं, देखते हैं इन समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्रों की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए और अन्य समूहों द्वारा जानकारी के साथ इनकी तुलना करें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक विचार करने के लिए देता है और इस तरह की चीज़ें अगर आप पढ़ के थोड़ा सा भी 1 मिनट 2 मिनट के लिए सोचेंगे तो आपको ये मेन जब मुख्य परीक्षा देंगे, मेन का एग्जाम देंगे, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, तो आपको वो प्रश्न जैसे आएगा मेन में और आप इस तरह के तथ्यों पर विचार किए रहेंगे तो आपको अच्छे से उस प्रश्न को लिख पाएंगे। चलिए अब मेन स्ट्रीम में जो कहा जा रहा है वो क्या है, तुंगता क्या है, दैट मीन्स एल्टीट्यूड क्या होता है ये जान लीजिए। समुद्र तल से किसी वस्तु
लक्ष्य की ऊंचाई, उदाहरणतः पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई, ये सब कहलाता है एल्टीट्यूड। क्योंकि एल्टीट्यूड अब जो है बार बार आएगा, अभी इसी चैप्टर में भी आएगा, अन्य जब क्लास का किताब पढ़ेंगे ज्योग्राफी का तो उसमें भी आपको ये एल्टीट्यूड या तुंगता देखने को मिलेगा। और आप अगर हिंदी मीडियम है तो ये ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं पर आपको हिंदी वाले क्वेश्चन में एल्टीट्यूड हिंदी में जिस तरह यहाँ लिखा है वैसे दे देगा या तुंगता दे देगा, और तुंगता देने के बाद जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं पीटी में, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या, स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेता है और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। दैट मीन्स स्थल रूप या पृथ्वी के सतह के भौतिक स्वरूप जो है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान। एक एक कर हम लोग इसका चर्चा करेंगे। पर्वत के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद पठार और उसके बाद मैदान के बारे में जानेंगे। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। देखें, इस तरह के तथ्य आपको स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, तो आप लोग जो है ये सब भी ध्यान में रखें। तो चलिए, पहला कौन सा है, पर्वत है। पर्वत के बारे में हम लोग जानते हैं, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढालान दैट मीन्स चढ़ाई और सकरे शिखर दैट मीन्स चोटी के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता दैट मीन्स एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाता है। ग्रीष्म जब गर्मी का मौसम आता है तो हिम जो ढका रहता है वो पिघल जाता है कम ऊंचाई वाले, और जबकि ऊंची ऊंचाई वाले वो हिम हमेशा रहता है। और जल में बदलने के बाद यह नदियों में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नदियों में पहुँचती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम को ढके रहती है। यहाँ पर जो तथ्य बताया गया है उसको एक दृश्य के माध्यम से दिखाया गया है कि जब बारिश यहाँ हिम के रूप में होती है तो इन भागों में भी हिम जम जाता है, लेकिन ग्रीष्म काल में यहाँ का हिम पिघल जाता है और पिघल कर ये नदियों के रूप में पानी प्रवाहित होने लगता है, जबकि ऊंचाई पर हिम नहीं पिघलता है। यही स्टेटमेंट जो है कहा गया है, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ पाएंगे। और आगे देखते हैं, कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाई है और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी, छोटे पहाड़ी या हिल्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पर्वत और पहाड़ी में अंतर होता है, माउंटेन और हिल में अंतर होता है। तो कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाई हो और गोल आकार के शीर्ष होते हो उन्हें पहाड़ी या छोटे पहाड़ या हिल्स कहते हैं, और पर्वत ऊंची ऊंचाई वाले कहते हैं और नुकीली उसकी जो है ढलान होती है या आकार नुकीली होती है। यहाँ पर एक तथ्य दिया गया है वर्षण के बारे में, ये भी जान लें, ये पूछा भी गया है एग्जामों में।
वर्षण क्या है? तो वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना वर्षा या हिमपात और ओला गिरना वर्षण कहलाता है। दैट मीन्स कि वर्षा या हिमपात और ओले के रूप में जल का गिरना वर्षण कहलाता है। तो जब भी अगर आपसे वर्षण पूछा जाए तो वर्षण के अंतर्गत वर्षा भी होता है, हिमपात भी होता है और ओला गिरना भी होता है। जबकि अगर जो वर्षा रेन की सिर्फ बात करें तो ये सिर्फ बूंद के रूप में पानी गिरना होता है। अब हिम क्या है, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा भी हुआ है कि हिम से ढके हुए हैं। हिम क्या है? यदि आप हिमालय क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि इन क्षेत्रों में जाते हैं, तो यदि आप हिमालय क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखा होगा। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में होती है। बहुत ऊंचे स्थान पर यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ हिम गिरेगी और वहाँ पर हिम एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। ये आप इस तरह के स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे। इसको जो है कूट के माध्यम से पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ जो हिम का पर्वत की बात हो रही है, तो ये देखें, ये माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट अकांकागुआ है। ये सब कहाँ पड़ता है ये आगे चर्चा भी करेंगे और विभिन्न एग्जामों में पूछा भी गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो आपको याद होगा, और अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर हाँ हम इस तरह का प्रश्न बनाए हैं। तो माउंट अकांकागुआ कहाँ है? उसके बाद माउंट किलिमंजारो जो है इस तरह का पर्वत है, और माउंट ब्लॉन्ग इस तरह का पर्वत है, और माउंट कंचनजंगा इस तरह का देखने में यह प्रतीत होता है, और माउंट अनामुडई ये इस तरह की देखने में प्रतीत होता है या कहें दिखता है इस तरह से। आगे देखते हैं, विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर्वत श्रृंखला, क्योंकि विभिन्न पर्वतों की एक आयाम होता है तो उसी श्रृंखला में ये रहता है, तो इसलिए विश्व के अधिकांश पर्वतों को एक पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। वहीं जब हम दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर कौन सा है? रॉकीज। कौन सा है? रॉकीज है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर बता दें कि ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। ये इस बार के बीपीएससी में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी पिक्चर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। आगे है, विश्व के 6 पर्वत जो है दिखाए गए हैं, जो कि ऊपर पे देखे हैं पूरा माउंटेन। वो माउंटेन कहाँ पर अवस्थित है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि हम ऊपर बताए भी हैं। ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल और तिब्बत के बीच है। अब यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट तथ्य बताना चाहेंगे विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर माउंट एवरेस्ट पूछा जाए ये कहाँ है, और ऑप्शन में नेपाल और तिब्बत दोनों ऑप्शन में है, और इन जैसे ए में है नेपाल, बी में है आपको तिब्बत, सी में है भारत, और डी में है ए और बी दोनों। तो आपको ए और बी दोनों मारना है।
क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह लिखा हुआ है तो आंसर ये होगा। अगर मान लें 1 मिनट के लिए इसको नेपाल मान लेता है प्रारंभ में बीपीएससी या कोई भी पीसीएस, तो आप इस बुक को ले जाकर उसे दिखा सकते हैं और उनको करेक्शन करना पड़ेगा, या तो ये प्रश्न हटाना पड़ेगा या डी आंसर मानना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी को एक ऑथेंटिक बुक के रूप में गिना जाता है। समझ गए? आगे देखते हैं। कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है। हिमालय पर्वत श्रेणी की 2 सबसे ऊंची चोटी या शिखर है। एंडीज, क्योंकि एवरेस्ट जो है ये भी हिमालय का ही पार्ट है और कंचनजंगा भी। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट ओकांकागुआ, या कहीं पर आपको एकांकागुआ लिखा हुआ मिलेगा। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। वहीं पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। ये भी एक पृथक पर्वत है और ये आपको पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे और ये पूछा भी गया है, जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में मोंट ब्लांक आल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत है या सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडई केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडई है और इसको केरल में अनाई शिखर कहा जाता है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछ ले, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पर्वत, वन, मास, ये सब क्या होता है उसके बारे में जानकारी। हिमालय जैसे ऊंची और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में यह हाल ही में निर्मित पर्वत है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हिमालय पर्वत जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये भी पूछा जा चुका है। किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है। ये भी पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है पर्वतों की, तो ये अरावली पर्वत है। और ये अरावली पर्वत कहाँ पे है? अरावली रेंज ये मुख्य रूप से राजस्थान में है, लेकिन ये फैला हुआ है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली श्रृंखला, ये याद रखना है। और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई है। कौन? अरावली श्रृंखला। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। और आपको बता दें कि आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे, जहां इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, हिमालय पर्वत से संबंधित ही हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वन का एक प्रकार है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में ही मॉस और लाइकन भी पाए जाते हैं, या कहें मॉस और लाइकन जो हिम क्षेत्र है वहाँ पर होता है। तो मॉस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति होता है, जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है, तो ये मॉस होता है। वहीं पर लाइकेन की बात करें तो लाइकेन पौधे के समान जीव
होता है जो सामान्यतः चट्टानों और दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं, वो होता है लाइकेन। तो लाइकेन जो है एक जीव होता है, ये ध्यान में रखेंगे। जबकि जो मॉस है वो एक पौधा या वनस्पति के रूप में होता है। अब हम लोग पर्वतीय परिवेश के बारे में जानेंगे, और पर्वतीय परिवेश में पर्वतीय वन, लाइकेन और मॉस आते हैं। तो पर्वतों के ढलान पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यह शंकुधारी वृक्ष जैसे कि पाइन, चीड़, फर, स्प्रू, देवदार आदि सामान्य रूप में पाए जाते हैं। तो पर्वतीय ढलानों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? खास करके हिमालयी क्षेत्र में चीड़, फर, स्प्रू, देवदार। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं। अगर कभी आप लोग देहरादून बोल रहे हैं, मसूरी, या आप जो है हिमाचल प्रदेश, या आप कहें जो नैनीताल, या आप नीम करोली बाबा, इन सब स्थानों पर गए होंगे तो इस शंकुधारी आकार के वन को देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे वन चीड़, स्प्रू का। इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती है। अधिक ऊंचाई पर पेड़ की जगह घास, मॉस जिसको कि काई बोलते हैं, और लाइकेन उगते हैं। यहाँ पर एक तथ्य आपको बता दें कि कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभवम हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। ये भी एक फैक्ट्स है और आपको ये याद रखना है। यह उन सांस्कृतिक श्लोकों का सरल हिंदू अनुवाद जो है, हिंदी में अनुवाद यहाँ पर किया गया है कुमार संभवम के, जो हिमालय की स्तुति में आरंभ की गई है। भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासियों जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। तो ये श्लोक जो है बताया गया है कालिदास का। तो आपको याद रखना है कि उनका ग्रंथ कुमार संभवम में हिमालय की स्तुति आरंभ, मतलब हिमालय की स्तुति से आरंभ की गई है कुमार संभवम। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इन श्लोकों तथा निम्न प्रकार की चर्चा की गई श्लोकों में। तो पश्चिम से पूर्व तक समुद्र तक से तात्पर्य इसमें बताया गया है पर्वतों के देवता की स्थिति, और गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। आगे देखते हैं जो हिमालय में पाए जाते हैं विभिन्न जीव, ये है पेरेग्रीन फाल्कन, उसके बाद हिमालयी तहर, पहाड़ी खरगोश आप देख पा रहे हैं, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिक्स, याक, आइवेक्स, ग्रे फॉक्स, ये सब इन क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तेंदुआ, भालू, ये सब जीव हैं जो कि पहाड़ी जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करता है, जैसे कि गोल्डन ईगल जिसको कि सुनहरा गरुड़ बोला जाता है, पेरीग्रीन फाल्कन जिसको कि घुमंतू बाज बोला जाता है, कैनेडियन लिक्स हिम तेंदुआ,
आईबेक्स जिसको कि जंगली भेड़, हिमालयन ताहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो ये जो आप स्टेटमेंट ना कहें, ये जो आप पैराग्राफ पढ़ें वो पैराग्राफ आप जब मेन मुख्य परीक्षा में लिखेंगे हिमालय से संबंधित उसकी वनस्पतियां और जीव जंतु के बारे में, तो आपको ये काम देगा और पीटी में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है कि ध्यान रखें हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है, अंग्रेजी भाषा में से गंगेज भी कहते हैं। लगभग 2500-2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, उनमें से कुछ यमुना, घाघरा भी हिमालय से निकलती है। अन्य नदियां जैसे सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल की श्रृंखला से निकलती है। तो ये एक तथ्य है, फैक्ट्स है, हालांकि इसके बारे में आगे चर्चा होगी। वहीं बात करें उत्तर भारत में, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो वेदिका में कृषि कैसे की जाती है उसके बारे में है। आगे है पर्वतीय जीवन, दैट मीन्स कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं और किस प्रकार की कृषि करते हैं। तो पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलान के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में निर्मित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अथवा ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। तो ये आपको इसको स्टेटमेंट के रूप में और ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से बन सकता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की कृषि होती है, और ऑप्शन में आपको ढलान कृषि ना देकर वेदिका कृषि दे दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पर्वतीय स्थानों या स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें से सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, भूभाग क्या होता है ये जान लें। भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड को भूभाग कहा जाता है। ये अब आपको बार बार इस तरह का टर्म देखने को मिलेगा। वहीं घाटी किसको कहते हैं? पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। इसको आप लोग ऐसे समझें कि ये आप लोगों को जो है पहाड़ है चारों ओर से, और बीच में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और बीच में जो है निचला भाग है। प्लेन पूरी की पूरी मैदान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये निचला भाग है एक तरह से, और इसी को घाटी बोला जाता है। इसी तरह आप कश्मीर घाटी का नाम सुने होंगे, और यहाँ तक कि आप देखे होंगे काठमांडू में भी जो है इसी तरह है, चारों ओर से पहाड़ है और बीच में एक भूभाग है जो काठमांडू शहर बसा हुआ है। तो जब घाटी का प्रयोग किया जाए तो ये ध्यान में आप लोग रखेंगे कि घाटी किस प्रकार को होता है। आगे देखते हैं हम लोग बछंद्री, ध्यान रखें। आगे है बछंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था, और उन्होंने अनेक महिलाएं द्वारा
किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व भी किया है। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये पूछा गया है तो आप ईस्वी जरूर ध्यान में रखेंगे। पहली महिला कौन थी ये पूछा जा चुका है। संभावना है कि आगे आपको ईस्वी भी पूछ ले कि कब इसको इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, और इसलिए इनको पद्मश्री 1984 में दिया गया था और पद्म भूषण जो है 2019 में दिया गया। अरुणिमा सिन्हा जब 31 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। अंटार्कटिका की माउंट विशन सहित इन उपलब्धियों पर उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अरुणिमा सिन्हा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर भी जो है चढ़ाई की है, और ये एक एक तरह से कहिए एक पैर न होने के कारण भी ये चढ़ पाई। तो एक पैरा एथलीट कहें या पैरा वुमेन कहें जो कि चढ़ी एवरेस्ट पर, ये आपको ध्यान में रखना है अरुणिमा सिन्हा के बारे में। आगे है कि चित्र के माध्यम से पर्वतों पर रहने वाले अन्य चुनौतियों को दर्शाया गया है। तो आप ये चित्र देख सकते हैं कि किस प्रकार की चुनौतियां होती हैं। आकस्मिक बाढ़ आना, स्थान विशेष में आकस्मिक बाढ़ आना बहुधा ऐसे बादल फटने से होता है। ये आप देख सकते हैं। भूस्खलन देख सकते हैं। पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आने से किस प्रकार जो है समस्याएं आती है। भूस्खलन, इन सब से आप यहाँ पर मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि एकाएक हिम जो है का पिघलना, भारी हिमपात, ठंडा मौसम, ये सब घटनाएं इन क्षेत्रों में ज़्यादातर होती है। और ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849, कहीं कहीं पर 8,850 किलोमीटर भी आपको दिखेगा है। और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, ये भी पूछा गया है, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं तिब्बती लोग। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत, बौन दैट मीन्स तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है बौन, याद रखेंगे आप लोग, के अनुयायी पवित्र मानते हैं एवरेस्ट को, कैलाश पर्वत को। पर्वत शिखरों की इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने किया पर्वत चैप्टर, और कल हम लोग करेंगे पठार और मैदान को। तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। Thank you for watching this video.